वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई अपडेट में नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस अपडेट को आप लोगों के बीच रखते हैं, बताते हैं आप लोगों को पूरी खबर विस्तार से। तो उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको आगे भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी जो भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। अपडेट है कि जीवन के इस अंत में पेंशनभोगियों की औसत वेतन पेंशन लगभग 1392 रुपये आती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उच्च सीमा की श्रेणी में आने वाले पेंशनभोगियों का प्रतिशत बहुत कम है, और उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित डेटा भी दिए हैं। श्री शंकर नारायण ने उल्लेख किया है कि लगभग 24,600 संख्या संशोधित पेंशन प्राप्त करता है और उनका पुराना पेंशन व्यय लगभग ₹5 करोड़ जो अब लगभग 15 करोड़ रुपए हो गया है, और वर्तमान औसत मासिक पेंशन के उच्च के ब्रैकेट अंतर लगभग 9,000 रुपये है, जो ईपीएफओ द्वारा दिए गए अतिरिक्त 1,37,000 रुपये प्रति माह के मासिक पेंशन डेटा से बहुत दूर है। वहीं आगे इस खबर में लिखा हुआ है कि मित्रों, स्वयं समस्याओं के कारण यह उल्लेखित डेटा वास्तव में अदालत में उल्लेखित डेटा से भिन्न हो सकता है। श्री शंकर नारायण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया कि सभी प्रशासनिक और कानूनी खर्च कॉर्पस से वहन किए गए जो पेंशनभोगियों के हैं, और साथ ही छूट प्राप्त ट्रस्ट के निरीक्षण शुल्क के कारण सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं, जबकि पेंशन का भुगतान केवल के माध्यम से किया जाता है। इस कॉर्पस पर अर्जित ब्याज का एक हिस्सा और एक पैसा भी बेस कॉर्पस से बाहर नहीं जाता, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं आगे है कि कोई उन पेंशनभोगियों के आधार पर प्राइवेट पार्टी द्वारा की गई बीमाकृत रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता जिनकी पेंशन उच्च श्रेणी में आती है। वहीं आगे है कि श्री पद्मनाभन ने निम्नलिखित पेंशनभोगियों की ओर से भी तर्क दिया और अधिनियम की संबंधित धारा का हवाला देते हुए कहा कि छूट प्राप्त और गैर छूट वाले ट्रस्ट पेंशनरों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। श्री भटनागर एवं अन्य वकील ने 24/8/2014 के संशोधन के खामियों को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसमें ए और बी कर्मचारियों के एक ही दिन और एक ही पद पर शामिल होने की और बी के छोटे होने और सेवा अवधि की लंबे अवधि के साथ अधिक योगदान देने का उदाहरण दिया गया। वहीं उन्हें कम पेंशन मिलेगी, जो कि कतई उचित नहीं है। एक अन्य विद्वान वकील ने कहा कि ईपीएफओ द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन तक भी पेंशनभोगियों के उच्च पेंशन के विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया था, और इसकी अलावा कट ऑफ तिथि के परिपत्र का उचित प्रचार नहीं किया गया था। उन्होंने ईपीएफओ के पास पड़े सरप्लस फंड के रूप में करीब 40,000 करोड़ रुपए के आंकड़े का भी जिक्र किया। वहीं आगे है कि एक अन्य विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रासंगिकता का हवाला दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले का भी हवाला दिया कि पेंशन एक इनाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंतिम छोर पर सम्मानजनक जीने के लिए भी है। उल्लेख किया गया है अधिनियम की धारा 26(6) के तहत सभी ने गुण से विकल्प के लिए आवेदन किया और धारा 11(3) के अनुसार भी इसकी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र सवाल धन के पोषण का है, और अब पेंशनभोगी इसे ब्याज सहित भेजने को तैयार है। वहीं आगे है कि पेंशनभोगियों का समय अब अंत समाप्त हो गया है और कल ईपीएफओ भारत सरकार के वकील अपनी दलीलें देंगे। दोस्तों, अयोध्याचार्य ने श्रव्य समस्या का समाधान करने के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का लेखा जोखा देने की पूरी कोशिश की। अवलोकन के अनुसार हस्तक्षेप एक बात कह सकता है कि न्यायाधीशों की पीठ बहुत खुली है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत